Alright, class 10. Now we move to the lecture 2, the sector of Indian economy. In this, we will look at the primary, secondary, and tertiary sector share of GDP and the share of employment, okay, in Indian economy. So you can see the table here. The table shows that the share of agriculture decreased substantially and that of industry remained static and share of service grew. Particularly, the growth of share of services sector was phenomenal, from 35% to 55%. इस दी गई टेबल में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो घट रहा है, इंडस्ट्रीज का स्टैटिक है, ठहरा हुआ है, और सर्विसेज का सेक्टर जो है वो काफी बड़ा है। यहाँ पर 61.5% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज के टाइम पे टर्शरी सेक्टर से आ रहा है। ओके, इसकी जो ग्रोथ रेट रही है वो 35% से 55% रही है। और इसके साथ साथ आप ये यहाँ पे देख सकते हैं टॉप टू इकोनॉमीज जो है जो वर्ल्ड की, चाइना और यूएसए, तो उनका भी आप देख सकते हैं यूएस में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो सिर्फ 1% के करीब है, ओनली 1%। इंडस्ट्रीज का है ऑलमोस्ट 19%, सर्विसेज सेक्टर यहाँ पे दे रहे हैं 80%। चाइना में इंडस्ट्री और सर्विसेज ऑलमोस्ट इक्वल पे है, एग्रीकल्चर का शेयर यहाँ भी कम ही है। सो नाउ यू हैव सीन द टेबल एंड व्हाट यू फाइंड आउट हियर। हमने ये पता किया है कि यहाँ पर एक सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है बहुत ही स्पीडी, वो सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। और इस टर्शरी सेक्टर पे क्वेश्चन पुटअप हुआ था 5 मार्क्स का दिस ईयर, और पिछले साल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो बोर्ड के लेवल पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है ये, और ये 5 पॉइंट्स आपको इसमें ऐड करने होते हैं। सो व्हाट आर दिस पॉइंट, और ये क्या कहते हैं पॉइंट इसके बारे में। Why tertiary sector has become important in India? टर्शरी सेक्टर भारत में क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है। फर्स्ट, सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, transport, bank, insurance etc are considered as basic services and are necessary for all people। तो ये सर्विसेज जो आपने देखी ये सारी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए आज के टाइम पे अगर आप कह सकते हो खाना है। तो ये सर्विसेज आपकी लाइफ को इजी और इम्पोर्टेंट वे में कन्वर्ट करती जा रही है, बिकॉज आपको पता है हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज, और उसके साथ साथ पुलिस, कोर्ट, विलेज सिस्टम जो भी आपका होता है वो हमारे लिए आज के टाइम पे एक बेसिक सर्विस बन चुका है। तो इसकी वजह से भी टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज दीज ऑल सर्विसेज आर अंडर टर्शरी सेक्टर। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। ओके, जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ने डेवलप किया है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर भी डेवलप हुआ है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये भी बड़ी हैं जैसे जैसे खेती ने अपना डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्रीज ने अपना डेवलपमेंट किया है, तो इस वजह से भी सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। थर्ड, विद द राइज ऑफ इनकम ऑफ द पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है उन्होंने नई नई सर्विसेज का डिमांड करना शुरू कर दिया है। वो सर्विसेज क्या है, जैसे बाहर रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाना, टूरिज्म, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करना। तो ये लोगों की इनकम के साथ साथ डिमांड आई है, तो इस वजह से भी टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। और पिछले 10 सालों में सबसे इंपॉर्टेंटली जो सेक्टर में शेयर अगर आप कहें तो वो आया है आईटी सेक्टर का। कॉल सेंटर आप देखते हो, कंप्यूटर जो है, मोबाइल फोन जो है, इंटरनेट सिस्टम जो है, ये सारी टेक्नोलॉजी ने आज पूरा वर्ल्ड जो है वो चेंज करके रख दिया है। और इनकी जो पहुंच है हर एक एरिया में जा चुकी है, हर एक रीजन तक ये पहुंचे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका घर हो, हर एक चीज आईटी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टर्शरी सेक्टर के इंपॉर्टेंट होने का इंडिया में और इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो। वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। अब हमने बात की थी इनकम की, और अब बात करते हैं कि लोग एम्प्लॉय कहाँ पे हैं। तो आपके मन में ये डेफिनेटली क्वेश्चन पुटअप होगा कि एम्प्लॉयमेंट वहां पर क्यों नहीं है जहां पर इनकम ज्यादा है। तो आपने देखा था कि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट में भी इतने ही एम्प्लॉयमेंट
जनरेट कर रहा है? नहीं। इन इंडिया में ये मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है, चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि भारत में प्राइमरी सेक्टर जो है वो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर 50% ऑलमोस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और आपने देखा था इसका शेयर सिर्फ ऑलमोस्ट 16% है इनकम में। तो 50% पीपल आर एंगेज एंड जनरेटिंग ओनली 16% इनकम। तो ये एक सीरियस कंसर्न कहा जाता है। तो अगर आप कहें तो 50% यहां पे जनरेट करते हैं ओनली 16% इनकम। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पे जो ये 34% लोग बचते हैं ये यहां पर डिस्गाइज हैं या अंडर एम्प्लॉयड कहलाते हैं ये। ओके, secondary and tertiary sector, this sector employ less than half of the people as compared to the primary sector. This sector produce 4/5 of the product। और ये जो सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर है ये 50% यहाँ पे इक्वल बटा हुआ है। तो इंडिया में आप देखेंगे 43.21% आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड हाफ एंगेज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तो 34% टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है लोग। चाइना में अगर बात करें तो 26% एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में और 27% एम्प्लॉयड हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में और 46 सर्विस सेक्टर में। तो चाइना में काफी अच्छा बैलेंस आपको दिखाई देगा, और ये हमारे पड़ोस के देश की बात है। तो इंडिया में ये काफी इम्बैलेंस है। अगर आप बात करें 43 और जो हमारा 34%, अगर इसको हटा दें तो लगभग हमारा बचता 23%। तो 23% का जो ये शेयर है ये इंडिया के लिए दिक्कत की बात है। ओके, सो ये यहां पर क्वेश्चन पुट अप होता है और इसके बारे में बात करेंगे आगे। द मीनिंग ऑफ दिस फाइंडिंग इज एज फॉलो। तो इस बात का मतलब क्या निकलता है? तो इस बात का मतलब आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। आज भी बहुत सारे लोग इंडिया में एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं। एज एग्रीकल्चर प्रोवाइड सीजनल एम्प्लॉयमेंट, देर इज अ चांस ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर अगर आप क्या देखेंगे कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। आप फसल को जब बोते हैं और जब उसको काटते हैं तभी यहां पर एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, बीच के टाइम पे ये एम्प्लॉय खाली हो जाते हैं। तो इस वजह से इसे हिडन एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। History suggests a developed nation's dependency shift from primary sector towards tertiary sector in all aspect of economic development। और हिस्ट्री हमें ये बताती है किसी भी देश को डेवलप करने के लिए ये सबसे जरूरी है कि उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर टर्शरी सेक्टर पे चला जाए। तो जैसे अमेरिका में आपने देखा 80% जो है टर्शरी सेक्टर है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट का भी यही शेयर है सेम। वहां पे एम्प्लॉय जो है वो ज्यादातर टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो इस वजह से वहां पे इनकम इतनी बेस्ट है। सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और इंडिया में इसके फेल होने के पीछे रीजन ये है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर उस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए हैं जितना कि अमेरिका या चाइना में है। Although educated and skilled workforce does get employed in secondary and tertiary sector, but for unskilled and semi-skilled workers there is still shortage of employment avenues। तो अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, आप स्किल्ड हैं किसी काम में, तो आपको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम मिल सकता है। लेकिन अनस्किल्ड जो लोग हैं और जिनके पास बहुत ही थोड़ी बहुत स्किल है, अनपढ़ हैं या उनको कुछ काम नहीं आता है, तो उनके लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी दिखाई देती है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है तो इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। हाउ वी कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, प्रोमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। तो सबसे पहले काम है सरकार का कि वो आइडेंटिफाई करे और वहां पर एरिया के हिसाब से इंडस्ट्रीज को लोकेट करें। जैसे एग्जांपल अगर आपको बताऊं, गुजरात के ऐसे इलाके जो कभी पुअरेस्ट उसमें थे, जहां पर एम्प्लॉयमेंट के कोई साधन नहीं थे, आज वो बेस्ट हो चुके हैं। जैसे अमूल जो मिल्क प्लांट है वहां पर एक
इलाके से दूध आता है जो उस इलाके के किसानों को, जहाँ पर खेती पॉसिबल नहीं थी, सिर्फ लोग पशु पालते थे, कैटल रखते थे, तो उनके लिए वो एक वरदान बनकर आया है और वहाँ पर उसने काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो ऐसे ही अगर हम एरियाज के हिसाब से इंडस्ट्रीज को लोकेट करें तो वो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट अगर कहीं पे लगाएं, कहीं पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करें, तो उसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट होगा। कंडक्ट स्टडी conducted by the planning commission that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। और जो हमारा नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन जो था पहले, उसने ये फाइंड आउट किया है कि आने वाले सालों में 20 लाख नौकरियां सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से निकलेंगी। हम निकाल सकते हैं इतनी जॉब्स अगर हम एम्प्लॉयमेंट्स एजुकेशन सेक्टर जो टर्शरी सेक्टर हमारा, उसमें हम अगर काम करें तो वहाँ पर 20 लाख जॉब क्रिएट होंगी, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इसके साथ गवर्नमेंट ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक एक्ट भी बनाया है, एक कानून भी बनाया है, जो कानून है MG नरेगा 2005। और ये क्या कहता है? ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ दे गेट वर्क ऑफ 100 डेज। जो भी काम की जरूरत में है, काम की जिनको आवश्यकता है, जो कम काम कर सकते हैं एक परिवार में, उनको 100 दिन का रोजगार एक साल में दिया जाएगा। इफ गवर्नमेंट फेल इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती है किसी परिवार को, तो वो उसके बदले उस परिवार को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। तो ये फैक्टर भी काफ़ी अच्छा है कि लोगों को आप एम्प्लॉयड दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप उनकी इनकम जनरेट कर रहे हैं और एट लास्ट आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। तो दीज आर द मेथड्स दैट वी कैन अडॉप्ट। ओके, सो नाउ लेट वर्क दिस आउट। आपने ये जो लेक्चर यहाँ पे देखा है, सुना है, इसके हिसाब से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको फाइंड आउट कीजिए, इनके आंसर्स ढूंढिए और एट लास्ट वी विल डू इट एज अ होम असाइनमेंट। ओके, सो अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून, थैंक यू।